टाब्रो, देखो सीधी बात है बेटा। आज बड़ी देर होगी बाट देखता पड़ोस में। इनका मार्बल वार्बल पा लाग रहा है, कई साल 2 साल होगी। ची ची के मशीन की आवाज आवे, बीच में डिस्टरबेंस कर 2 घंटा बाट देख के और फिर मैं सोचूं का आवाज आवे तो आवे, है ना। अब तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, तो वो आवाज पे ध्यान दो कम और मेरी आवाज पे ध्यान दो ज्यादा। समझा बात ने, है ना। मैं दिखूं तो होंगे, देखूं, है ना। और टाबरो टी शर्ट में नहीं पहन रखी आज। 50 रुपया में टी शर्ट लाए ना। यूं क्या करें, मास्टर बहुत कंजूस हो हैं। तो हम बात हम विदेशी व्यापार की करने जा रहे थे, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मेरी मर्जी। बेटा बोला है मैंने। वहां देख मशीन की आवाज आवागी नहीं। और डेटा पढ़ते पढ़ते बेटा थक गए होंगे आप, तो आज जो है बहुत कम डेटा का एक चैप्टर लेंगे जिसका नाम है पॉवर्टी, गरीबी या निर्धनता। पहली बात, गरीबी है क्या? गरीबी का मतलब है आपके जीवन से संबंधित, आपके स्वास्थ्य से संबंधित, आपकी कार्य कुशलता से संबंधित, जो न्यूनतम उपभोग आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति ना होना। कहने का मतलब आपको जीवन जीने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके हेल्थ के लिए, आपके स्किल्स के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, वो जब पूरी नहीं हो रही हैं तो आप गरीब हैं। ये गरीबी की परिभाषा है। कहने का मतलब आपको भोजन की कमी है, वस्त्रों की कमी है, रहने के मकान की कमी है, एजुकेशन की कमी है, आपके हेल्थ संबंधी जो न्यूनतम मानवीय आवश्यकताएं हैं उनको प्राप्त करने में आपको कष्ट झेलने पड़ते हैं, मीन्स वो गरीबी है। इसका क्लासिफिकेशन जब अर्थशास्त्र में किया जाता है किस प्रकार की जो है निर्धनताएं होती हैं, मैं जोर जोर से यहाँ बोलूं कि वो आवाज जो है ना, अगर चींपी 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 चींपी, वो जो आवाज है वो छुप जाए, उसको जब तक वो बोलता रहेगा मैं नॉन स्टॉप बोलता रहूंगा, उसकी आवाज को जो है आपको सुनने भी नहीं दूंगा। निर्धनता के वर्गीकरण की बात करेंगे। निर्धनता के वर्गीकरण में निम्न प्रकार से निर्धनता का वर्गीकरण किया जा सकता है। सबसे पहला है सदा निर्धन। बीच बीच में एक आध बार आवाज आएगी उसकी, सदा निर्धन या सामान्यतः निर्धन। सामान्यतः निर्धन यानी ऑलवेज पुअर एंड यूजुअली पुअर। ऑलवेज पुअर एंड यूजुअली पुअर का मतलब क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति जो पूरे साल के हर दिन जो है वो उनके पास अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए कुछ भी नहीं होता, या साल में कोई एक आध दिन मिल जाता है, थोड़ा बहुत मिल जाता है, यानी लगभग जो है वो निर्धन रहते ही हैं। वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं। इसकी पहली कैटेगरी जो है बेगर्स आते हैं बेटा, इसमें भिखारी आते हैं जो हमेशा निर्धन रहते हैं। और दूसरे में जिनके पास कभी कभी कुछ धन आ जाता है, जिसमें अनियत मजदूर मान लीजिएगा, अनियत मजदूर जिसको रोजाना मजदूरी नहीं मिलती बेटा, लेकिन कभी कभी जो है वो मजदूरी मिल जाती है। करे आज गया था काम पे, किसी ने कहा था आजा भाई रामधन, तो आजा, आज तने बेटा काम पे ले जाऊंगा, तो वो अनियत मजदूर है। और दोनों श्रेणियों को मिला के क्रॉनिक पुअर कहा गया, इनको चिरकालिक निर्धन कहा गया। कैसा कहा गया? चिरकालिक निर्धन। ठा पड़ियो बेटा, मारवाड़ी में पूछूं मैं। अब बात आती है दूसरे नंबर की कैटेगरी जो है वो यदा कदा
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मेरी याद को नहीं, पुराने टाइम में जब मैं याद करया करता, जब याद होया करता, आजकल को नहीं याद हुआ। यदा कदा निर्धन या अल्पकालिक निर्धन। यदा कदा निर्धन या अल्पकालिक निर्धन। पहली श्रेणी में वो आता है जो आपके निरंतर निर्धन और गैर निर्धन जो पुअर नहीं है, इसके बीच की कैटेगरी है यदा कदा निर्धन। इसका उदाहरण है छोटे किसान जिनके पास बहुत कम खेती है, मौसमी मजदूर। मौसमी मजदूर का मतलब समझ रहे हैं क्या आप? लावणी को टाइम लग गए, वो टाइम पर इन्हें काम मिल लिया, बरसात के टाइम में कुछ जो है इनको काम मिल जाता है। और दूसरा जो अल्पकालिक है, वो साल के पूरे टाइम जो है वो ठीक ठाक सा अपना काम चलता रहता है, लेकिन बीच बीच में गद्दे गद्दे जो है ना, दिन उल्टो लग गया जो उन्हें टाइम पर पैसा कौन मिले, वो है आपका यदा कदा या अल्पकालिक निर्धन। समझ में आई बात बेटा? तीसरी बात है कभी निर्धन नहीं। कभी निर्धन नहीं, जिनको हम कहते हैं कि नॉन पुअर या गैर निर्धन। गैर, गैर का मतलब समझते हो ना, गाड़ी वाला गैर नहीं। गैर का मतलब हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। हर्षदेव का डायलॉग है ना। नेवर पुअर जो व्यक्ति आते हैं जो कभी निर्धन होते ही नहीं। अब बात आती है दो कैटेगरीज की, अलग अलग और आती हैं। एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी, इसकी डेफिनेशन एक आध बार पूछ ली जाती है। इसको कहते हैं बेटा सापेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता का मतलब क्या? सीधी सीधी उदाहरण की बात करूं, मैं एक महीने के मान लीजिए 70,000 रुपए सैलरी लेता हूं। कितनी तनख्वाह लेता हूं? 70,000 रुपए सैलरी लेता हूं। एक व्यक्ति मेरे पास आता है, वो बताता है साहब 5,000 रुपए महीने के कमाता हूं। ये 5,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति मेरे सामने निर्धन है और मैं थोड़ा ठीक ठाक पोजीशन में हूं। लेकिन एक बड़ा बिजनेसमैन आता है मेरे पास, वो कहता है 70,000 रुपए दिन के कमाता हूं, 70,000 रुपए पर डे। तो इससे जब तुलना करूं ना, तो मैं निर्धन हूं। तो ये जो निर्धनता कहलाती है ना, ये सापेक्ष निर्धनता कहलाती है। विश्व के दूसरे देशों से जब तुलनात्मक रूप से बात करें, तब जो है जो निर्धनता होगी वो सापेक्ष निर्धनता कहलाती है। यूएनओ की एक रिपोर्ट है बेटा, संयुक्त राष्ट्र संघ की यूएनओ की रिपोर्ट। वो रिपोर्ट कहती है कि विश्व के सभी देशों में जहां पे प्रतिदिन की जो आय है लोगों की, प्रतिदिन की आय है, वो $1 से जिसकी कम है ना, उसको मानते हैं गरीब। क्या मानते हैं? गरीब। भारत की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील अर्थव्यवस्था है, और गरीबी के मामले में निचला तबका बहुत ज्यादा गरीब है। कुछ मामलों में तो हम प्रति व्यक्ति आय के मामले में मिस्र से, श्रीलंका से, इन देशों से भी कम है। जो नीचे के स्तर के 20% लोग हैं ना बेटा, गरीब लोग, उनका राष्ट्रीय आय में योगदान जो है वो 8.1% है।
सोचिएगा, 20% लोगों का योगदान 8.1% है, और ऊपर के जो 20% लोग जो है ना, उनका योगदान जो है वो 45 से ज्यादा है। इसका मतलब ये जो धनी लोग हैं ना, ये बहुत ज्यादा धनी है, और गरीब जो है वो बहुत ज्यादा गरीब हैं। और एक क्षेत्र में लोगों की आय का जो असमान वितरण है ना, इनके पास तो बेचारों के पास कुछ भी नहीं है, और इनके पास दुनिया भर का पड़ा है। इस असमान वितरण को प्रदर्शित करने के लिए दो अवधारणाएं जो है वो यूज में ली जाती हैं। एक तो होता है गरीबी रेखा का लॉरेंज वक्र। कौन सी अवधारणा? लॉरेंज वक्र। याद रखना, इस असमान आय के वितरण को लॉरेंज वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। या दूसरा होता है गिनी कोफिशिएंट। कौन सा होता है? गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट। स्पेलिंग थोड़ी बहुत गड़बड़ हुआ था, एक जो एफ कम लगा लेना। गिनी कोफिशिएंट या लॉरेंज वक्र की अवधारणा आय के असमान वितरण को दिखाती है। ये तो हो गया बेटा सापेक्ष वितरण। कौन सा वितरण हो गया बेटा? सापेक्ष वितरण। अब जो है सापेक्ष का उल्टा निरपेक्ष वितरण या निरपेक्ष गरीबी, निरपेक्ष निर्धनता, निरपेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता का मतलब है किसी से तुलना नहीं करें, किसी से तुलना नहीं करें। इसका मतलब उस देश की जो आर्थिक व्यवस्था है ना, उसके आधार पे हम निकाल लें कि वो निर्धन है कि नहीं है। और हमारे यहाँ पे निर्धनता का आंकड़ा निकालने के लिए एक अवधारणा का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम कहते हैं निर्धनता रेखा। निर्धनता रेखा, जैसे हम कहते हैं ना बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, निर्धनता रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे। इस गरीबी रेखा की अवधारणा मतलब इतना कंज्यूम कर रहे हैं, इससे ऊपर वाले तो ठीक ठाक हैं, इससे नीचे बीपीएल है, इससे नीचे गरीब है। तो अगर हम भारत की निर्धनता रेखा की बात करें, पॉवर्टी लाइन की बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्र में जग गई लाइट, कौन करूंगा? डट जाओ एक बार। पंखो बंद कर दियो, गर्मी में पड़ा लूंगा, चौंसों को पढ़ाए जा। बात मैं कर रहा था निर्धनता रेखा की, तो ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपए पर महीने जो कमाता है, और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए। ग्रामीण क्षेत्र में कितना? 816 रुपए, और शहरी क्षेत्र में बेटा कितना? 1000 रुपए जो कमाता है, उससे नीचे का जो उपभोग है ना बेटा, इसको कहते हैं गरीब या गरीबी रेखा से नीचे। ये तो उसकी कमाई के आधार पर है, यानी जिन लोगों का उपभोग इससे कम है उनको निर्धन माना गया। और नई जो परिभाषा दी गई निर्धनता की 2011-12 के अकॉर्डिंग, इसके अनुसार देश में 21, कई बार जिक्र आ गया बेटा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश में गरीबों की संख्या कितनी है, बीपीएल्स की संख्या कितनी है। 2011-12 की जनगणना के अनुसार 21.9%, 21.9% भारत की कुल जनसंख्या का 21.9% अब बिलो पॉवर्टी लाइन है। भारत का तो 21.9% है, लेकिन जब दुनिया का आंकड़ा बेटा निकालेंगे ना, तो ये बहुत बड़ी संख्या है। यानी यूं मान लो कि दुनिया के जो गरीब है ना, उनके आधे गरीब ये हैं। कहने का मतलब दुनिया के कुल गरीबों का, दुनिया के कुल निर्धनों का 50% है ये हमारा जो 21.9% है ना, देश के कुल जनसंख्या का। कहने का मतलब अगर देश में 100 जना है ना, तो उनमें से 21.9 गरीब है हमारे देश में। लेकिन देश में अगर पूरी दुनिया में 100 गरीब हैं, तो उसमें से 50 ये हैं, हमारे वाले जो है इनके आधे हैं। तो ये तो बात आई निर्धनता रेखा की, ठीक है बेटा।
अब जो है ये तो आपके जो पैसा कमा रहा है ना उसकी बात आई। एक दूसरा पहलू और है, कैलोरी मानदंड जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसका कैलोरी नॉर्म्स या कैलोरी मानदंड, यानी वो खाने में कितनी कैलोरीज लेता है उसके आधार पर जो है वो आपकी ये डेटा निकाले जाते हैं। इसका मतलब जो है कैलोरी मानदंड सबके लिए अलग अलग होंगे। कैलोरी का मतलब जानते हो ना आप, कितनी कैलोरी यूज करनी चाहिए, तो वो अलग अलग हिसाब होंगे। अलग अलग हिसाब होता है। कैसे हिसाब होता है, किसको ज्यादा कैलोरी की जरूरत पड़ती है? हमारी निशु बहन जी सारे दिन जो है ना घर के अंदर रहती है, बाहर भी नहीं निकलती, एक्सरसाइज भी नहीं करती, तो उनको बहुत थोड़ी कैलोरी की जरूरत पड़ती है। और नेहा बहन जी जॉगिंग करती हैं, वॉकिंग करती हैं, खेत में लावणी करें, बहुत कठिन परिश्रम करती हैं, तो उसको ज्यादा कैलोरी की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब, जो कठिन परिश्रम करता है उसको ज्यादा कैलोरी, और जो कम परिश्रम करता है उसको कम कैलोरी। बच्चों के लिए ये बताया गया 300 कैलोरी सफिशिएंट है। छोटे बच्चों, तुम लोग बच्चे नहीं बेटे, छोटे बच्चों के लिए 300 कैलोरी। कड़ा परिश्रम करने वाले जो है उनमें 3600 कैलोरी तक की जरूरत पड़ती है। कड़ा परिश्रम वालों के लिए 3600 कैलोरी की जरूरत पड़ती है। तो जब औसत निकाला गया इस कैलोरीज का, तो कितने औसत की जो है ना, अलग अलग आदमियों का अलग अलग होता है ना, कोई से को ज्यादा, लेकिन हमें कहीं ना कहीं तो एक आइडिया तो निकालना पड़ेगा ना कि मिनिमम कितनी कैलोरी की आवश्यकता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो है ना, वो आपकी कैलोरी की जरूरत पड़ेगी 2435 कैलोरी। 2435 कैलोरी ये मानक निर्धारित किया गया, 2435। और शहरी क्षेत्र में 2045। शहरी क्षेत्र में कम जरूरत पड़ती है बेटा, क्यों? ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति जो है वो बाहर जाता है, घूमने जाता है, एक्सरसाइज करता है, कठोर परिश्रम करता है, मजदूरी करता है, यानी उसकी लाइफस्टाइल जो है वो थोड़ी सी कठिन है। और शहरी क्षेत्र में जो है ना वो बहुत कम काम करता है। कारण उसका सिंपल सिंपल से रीजन भी है। जैसे हम दुकान में जाएंगे तो गांव में, गांव के तनु उस कोने में रहती है, और दुकान कहाँ है? गांव के उस कोने में। तो वो गांव में आएगी 1 किलोमीटर, रोजाना 1 किलोमीटर आना और 1 किलोमीटर जाना, तो वो एक्सरसाइज होगी, उसको कैलोरी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। शहर में जाने वाला व्यक्ति जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग करता है, वो सीधा फोन करता है किराने की दुकान वाले को कि ये सामान है, नोट कीजिएगा, घर पे पहुंचाइए, फ्लैट में डोरबेल बजाई और टिंग टोंग, और भाई साहब आ गए अंदर कि मैडम ये लीजिए आपका सामान। तो इससे कम कैलोरी जो मिलती है ना लोगों को, उनको कहा गया गरीब। क्या कहा गया? गरीब। हम नहीं है गरीब। और आप लोग बेटा पढ़ेंगे तो गरीब रहेंगे ही नहीं, है ना? पढ़ के दिल्ली जाएंगे बच्चे हमारे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ के बड़े बड़े इंसान बनेंगे, बड़े अच्छी लंबी लंबी गाड़ियां और खूब सारा पैसा होगा हमारे बच्चों के पास। कभी कभार हम भी आपके साथ घूम के आया करेंगे। अब भारत में निर्धनता की प्रवृत्तियां, ट्रेंड्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, ट्रेंड्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, तो एक सारणी दे रखी है। सारणी में, लैपटॉप में नहीं ली मैंने, वैसे ही बता दूं, 1960-61 का आंकड़ा हमारे पास अवेलेबल है। 1960-61 में कुल निर्धन, यहां पे जो लिखूंगा ना मैं, वो लिखूंगा बेटा कुल निर्धन, और ये थे 17 करोड़। और कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत? 34% बेटा। और इसके बाद में 1964-65 में ये जो है बढ़ के कितना हो गया? 22 करोड़, जो 46%, टोटल जनसंख्या के 46%। और लास्ट के आंकड़े जो है, बीच के आंकड़े स्किप कर देता हूं, 2011-12 में बात करें तो हम 26.93 करोड़ देश में टोटल पुअर्स हैं।
और ये जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या कितनी प्रतिशत है कुल जनसंख्या का? अभी थोड़ी देर पहले बताया था 21.9% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। ये प्लानिंग कमीशन और इकोनॉमिक सर्वे 2013-14 के आंकड़ों के अनुसार ये है। और ये जो लोगों को निर्धनता रेखा के नीचे और ऊपर की गणना करते हैं ना, इसको अवधारणाओं कहते हैं व्यक्ति गणना अनुपात अवधारणा। व्यक्ति गणना अनुपात अवधारणा। और राजस्थान के संदर्भ में बात करूं, हालांकि आपका सीयूईटी का एग्जाम था, राजस्थान के स्पेशल रेफरेंस में नहीं पूछा जाता आपसे, इसलिए छोड़िए राजस्थान को। अब भारत की जो निर्धनता की समस्या है, उस समस्या के जो कारण हैं, उन कारणों का जिक्र करेंगे। उन कारणों में सबसे पहला कारण आता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है हमारी। हमारी जो इकोनॉमी है वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, इसके संदर्भ में देखेंगे। और दूसरा जो है आय के असमान वितरण के संदर्भ में देखेंगे। आय का असमान वितरण जो है उसके संदर्भ में देखेंगे। लाइट गई, थोड़ा बहुत गर्मी तो मन लाग रही है, लेकिन एक शांति होगी कि पड़ोस में वो जो मशीन चला रहा है किसी ने वो चुप हो गया, चला ले और चला ले। मैं तो देखी जाएगी पसीना में डाला, गर्मी में डाला, थोड़ी देर एसी चला दी तो कमरा ठंडा हो रहा है, ज्यादा पसीना अभी तक आए को नहीं। अल्प विकसित के संदर्भ में निर्धनता की बात करें, इस बिंदु के संदर्भ में बात करें, तो सबसे पहला जो कारण है वो है राष्ट्रीय उत्पाद का निम्न स्तर। राष्ट्रीय उत्पाद का निम्न स्तर हमारे देश में, जो अगर एनएनपी की बात करूं मैं, राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो 2011-12 की कीमतों के अनुसार 2018-19 के डेटा हमारे पास ये हैं, और इसके अनुसार एनएनपी की जो वैल्यू है वो 1,23,29,646 करोड़। ये 2 बार करोड़ आऊंगा, 1,23,29,646 करोड़। ये आपकी एनएनपी है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मान लो। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद 2018-19 के अकॉर्डिंग कौन सी सारणी के अनुसार 2011-12, लेटेस्ट अभी क्या चल रहा है 2011-12, पहले क्या चल रहा था याद है ना, 2004-5 उसका जिक्र कर चुके हैं हम। तो ये जो है वो आपकी एनएनपी है। और देश की जो प्रति व्यक्ति आय है 2018-19 की, वो याद रखना, एक दो बार पहले भी जिक्र चल चुका है इसका, 92,565। ये सालाना है, वार्षिक। देश की प्रति व्यक्ति आय 92,565 है, जो यूएनओ के मानदंड जो निर्धारित किए गए हैं उनके अनुसार हम गरीबों की श्रेणी में आते हैं। पहला है राष्ट्रीय उत्पाद का निम्न स्तर, कहने का मतलब एनएनपी का लेवल भी कम है और जो है प्रति व्यक्ति आय का लेवल भी कम। देन वी कैन से वी आर पुअर, मतलब ज्यादा लोग, हम सब नहीं है। दूसरी बात बेटा, विकास की जो दर है ना वो काफी कम है। विकास की दर है वो काफी कम है। भारत में जो लो रेट ऑफ ग्रोथ है ये बड़ी समस्या है, क्योंकि देश में जो जीडीपी की जो ग्रोथ है ना बेटा, वो लगभग जो है औसतन बात करें तो 5% की दर से बढ़ रही। किस दर से बढ़ रही है? 5% की दर से बढ़ रही है। लेकिन एक बात और याद रखें कि ये तो बढ़ रही है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि जो है ना वो भी 2% की दर से बढ़ रही है। या लाइट आ गई और वो इन्हें अब चालू करो।
करेगा तो करे वो, आपको जोर थोड़ी चल रहा बेटा। तो भारत की जनसंख्या वो 2% की दर से बढ़ रही है, जीडीपी 5% की दर से बढ़ रही है। इसका मतलब क्या जीडीपी के पूरे 5% का फायदा हमको मिल रहा है? ना, खानियां बढ़िया ने। तो हमको फायदा एग्जैक्ट कितने का मिल रहा है? 3% का ही लगभग फायदा मिल रहा है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कितनी हो रही है? 3% ही हो रही है, 5% नहीं हो रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं हम लोग। है ना? सोच रहे होंगे, सोचो, सोचने की बात है। जनसंख्या बढ़ाना बड़ी खतरनाक चीज है। क्यों बढ़ा ली जनसंख्या? ये किसी को नहीं चाहिए। ये कौन मैंने भाई, ये आदमी टाइप का मतलब छोरा सबने चाहिए, ये किसी को नहीं चाहिए। और मुझे ये बहुत पसंद है। दो बेटियां मेरे वहां पे, और बाकी जो है ना वो ये वीडियो देख रही है, समझे? और इनके चक्कर में जो है ना वो जनसंख्या बढ़ रही है कि एक और होगी। जो भी ज्यादा बहने हैं ना, वो केवल इसीलिए है कि एक छोरो तो होना ही चाहिए। और पुराने टाइम में क्या करता, एक छोरो हो गयो तो कह नहीं एक तो और होना चाहिए, कि एक आंख को के मिचर के खोल ले, है ना? बूढ़ड़ी कहा करती, दिमाग खराब था उनको, चलो छोड़ो। तो ये आपकी विकास की कम दर का जो था वो था। अब बात आती है इसी में, हालांकि बात करके जनसंख्या का दबाव जो है वो काफी ज्यादा है, इसी में बात आ चुकी है। जनसंख्या का दबाव जो है वो, यानी संसाधन कम है और जनसंख्या बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रही है। अगर 2011 की जनगणना की बात करें, 2021 वाली हो नहीं पाई है, 2011 की बात करें तो 121 करोड़ जनसंख्या जो है वो देश में है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। और जब जनगणना हो जाएगी यहाँ पे 2021 वाला डेटा जो है, तब और ज्यादा क्लियर होगा। अभी तक उन आंकड़ों की बात हम नहीं करेंगे। और ये निर्धनता बाहर के कारण जो है हमारा विकास की जो गति है वो धीमी होती है। विकास की गति बेटा धीमी होती है, समझ में आ गई बात? अब होता है स्फीतक दबाव। स्फीतक दबाव, इन्फ्लेशनरी प्रेशर कहते हैं। कहने का मतलब मुद्रास्फीति का दबाव। मुद्रास्फीति का मतलब एक सीधा सीधा मतलब होता है बेटा, कीमतों में बहुत तेजी से वृद्धि होती है, कहने का मतलब मुद्रास्फीति है। यानी देश के अंदर अगर कुछ विकास हो भी रहा हो, मान लीजिए उत्पादन बढ़ भी रहा हो, लेकिन अगर तेजी से कीमतें बढ़ेंगी ना तो आम आदमी के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा तो वो खर्च भी ज्यादा होगा ना, इसलिए उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो उस लेवल पे नहीं जा पाता है। और वो जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होता जाता है। अब जो है निरंतर रहने वाली बेरोजगारी, यानी देश के अंदर ऐसी समस्या है कि निरंतर रहने वाली बेरोजगारी जो है वो ज्यादा है, चिरकालिक बेरोजगारी जिसको कहते हैं वो ज्यादा है। एक अलग प्रकार की बेरोजगारी जिसको हम कहते हैं छुपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, पता है ना? अदृश्य बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी, यानी वास्तव में आदमी लग तो ऐसे रहा कि काम कर रहा है लेकिन फायदा कुछ नहीं हो रहा। कहने का मतलब मैंने एक उदाहरण बताया था ना, 4-5 बीघा खेत है और घर में मेंबर हैं 10, और सारा का सारा खेत में लाग रहे हैं 10 का 10 का सारा काम का लाग रहे हैं। कोई दूसरा देखा क्या लाग रहा है भाई खेती करा, है ना? वास्तव में उन 10 आदमियों में जो है ना 2 आदमी लाके भी वह खेती कर सका, 4-5 बीघा खेत, लेकिन लगे हुए हैं 10, तो बाकी 8 जो है वो बेरोजगार दिख तो नहीं रहे हैं लेकिन वास्तव में बेरोजगार हैं। अगर 2016 के आंकड़ों की बात करें तो भारत में जो पंजीकृत बेरोजगार हैं वो 4.35 करोड़ हैं। उसके बाद में तो जो है ना, ये आजकल वो बंद हो गए रोजगार कार्यालय वगैरह जो है उनमें वो पंजीकरण वाला जो सिस्टम है वो, वरना और आंकड़ों का पता चलता। पूंजी की अपर्याप्तता, पूंजी की अपर्याप्तता, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए पूंजी की जरूरत पड़ती है।
नौकरी करने के लिए, या कोई भी छोटा मोटा धंधा करेंगे उसमें पूंजी की जरूरत पड़ती है। लेकिन देश के अंदर जो है वो उत्पादन का सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि प्रत्येक लोगों को पूंजी का स्टॉक जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाता है, और हमारे पास पहले से पूंजी का स्टॉक है नहीं, और पूंजी का स्टॉक आपके पास नहीं होगा, अपर्याप्त होगा, तो नया पूंजी निर्माण जो है उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं। एक होता है योग्य और निपुण उद्यमकर्ताओं का अभाव। योग्य और निपुण उद्यमकर्ताओं का अभाव, यानी बिजनेस पर्सन चाहिए, कोई भी बिजनेस करने के लिए आदमी चाहिए ना, तो वो निपुण चाहिए, स्किल्ड चाहिए, और वो योग्य होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे उद्यमकर्ताओं जो निपुण और योग्य बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि हमारी एजुकेशन का सिस्टम कुछ ऐसा बन गया है कि हम लोग जो पढ़ते हैं ना बेटा, तो वो सारे के सारे इसलिए पढ़ते हैं कि पढ़ के क्या करेंगे, नौकरी करेंगे। बिजनेस में कौन जाएगा, जो नहीं पढ़ पाएगा वो बिजनेस में जाएगा। इसलिए यहाँ पे योग्य और निपुण उद्यमकर्ता हमारे पास बहुत कम मिलते हैं कि हमें ये करना है, बीए करके क्या करना, कि बीएड कराना, बीएड करके क्या करना, मास्टर बनना, दूसरी नौकरी ना कौन करे, दूसरे बिजनेस में ना कौन जाओ। एक आध दो जो नहीं पढ़ पावे वो कहो हाँ मैं नौकरी करूंगा, नौकरी कौन करूं, बिजनेस करूंगा। बेटा बिजनेस करना पैसा कठिन ले आओ, आज जाओ आप ही देखी जाएगी, है ना। कहने का मतलब जो स्किल है वो नहीं है, और योग्य जो है वो भी नहीं है। दूसरी जो है, कुछ रूढ़ियां चल रही हैं, कुछ पुरानी परंपराएं चल रही हैं, सामाजिक संस्थाएं चल रही हैं इस तरह की, उनके कारण से भी जो है डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। कि कुछ रूढ़ियां हैं, जाति प्रथा वगैरह जो है, तो उसके चक्कर में भी काफी सारे, हालांकि इस मुद्दे पे हम कोई डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। एक है आधारिक संरचना का अभाव। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, आधारिक संरचना, उसका अभाव इंडिया में बहुत सारी, सिंचाई की व्यवस्था ढंग की नहीं है, अ, सड़क मार्ग जो है वो बड़े टूटे फूटे हैं, रेलवे का इतना विकास जो है वो उद्योग धंधों के हिसाब से बात करें तो रेलवे जो है हमारे पास नहीं है। किठाना की बात कर लो, मैं इस किठाना गांव में, चूंकि उपराष्ट्रपति जी इस गांव के हैं, उसके बावजूद यहाँ से रेल नहीं निकलती है। यहाँ पे रोडवेज बसें जो है कोई एक आध चलती होगी तो पता नहीं, बाकी मैंने देखी नहीं है। यहाँ पे ट्रकों का मार्ग जो है वो बहुत कम है। तो देखिएगा हमारे देश की स्थिति ये है कि यहाँ पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका अभाव है। तो ये जो बात हुई हमारी, ये हुई भारत की अर्थव्यवस्था की, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है उसके संदर्भ में जो निर्धनता के कारण है। दूसरे पहलू की बात कर रहे थे, आय का असमान वितरण। आय का असमान वितरण, इसके संदर्भ में निर्धनता के जो कारण है उनके बात हम करेंगे, है ना बेटा। ये बताया कि असमान वितरण का मतलब क्या होता है, कि कुछ लोग तो हैं बेटा बहुत गरीब, कुछ लोग तो हैं बहुत गरीब, और कुछ लोग जो है वो बहुत ज्यादा अमीर है, यानी जिनके पास पैसा है उसके पास तो दुनिया भर का पैसा है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास, बेचारे के पास बिल्कुल भी नहीं है, बीच वाले काफी कम है। एक एकाधिकार जांच आयोग था, कोई कोई सो आयोग था बेटा, एकाधिकार जांच आयोग। इस जांच आयोग ने अपनी एक दी रिपोर्ट, के दी बेटा, रिपोर्ट। एकाधिकार जांच आयोग ने एक रिपोर्ट दी और ये बताया कि देश की 1536 कंपनियां जो हैं, देश की बड़ी 1536 कंपनियां जो हैं वो केवल 75 परिवारों के पास हैं। देश की बड़ी 1536 कंपनियां केवल 75 परिवारों के पास हैं। तो ये जो है, इसके कारण से जो है वो निर्धन वर्ग को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अब कारण तो हो गया सारा, कारण काम किया चलो बेटा, गरीबी और निर्धनता के कारण तो हो गए। तो हम रोनो रो के रुक जाओ कि ना भाई मैं तो गरीब, हाँ गरीब, हाँ गरीब, हाँ गरीब, हाँ, और हमारे पड़ोस में भी गरीब हैं, देश में गरीब हैं, गांव में गरीब हैं, शहर में गरीब हैं, सुल्ताना में गरीब, किठाना में गरीब, राजस्थान में गरीब, और बस गरीबी हटाओ जैसे नारे हो गए, और सरकारों ने कुछ प्रयास कर लिए, हम कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं, और बात खत्म हो गई। पढ़ लिया, सीयूईटी में एडमिशन हो गया और बात खत्म नहीं। इस गरीबी जो है ना, इसको दूर करने के उपायों पर भी चर्चा करेंगे, और कौन कौन से उपाय जो है वो हो सकते हैं गरीबी को दूर करने के लिए। एक तो जो आर्थिक विकास की दर धीमी थी ना, उस आर्थिक विकास की दर को तेज करना, उसकी आर्थिक वृद्धि की गति जो है ना उसको बढ़ाना। दूसरा, असमानता जो है उसको दूर करना बेटा, असमानता को दूर करना। तीसरा है
बड़ा जो है तीसरा नहीं, मैं तो पहले नंबर पर कहूँ, किताब वालों तीसरा नंबर पर दे है ये जनसंख्या वृद्धि की जो दर है ना बेटा, इसको कम करना। ये बड़ा इशू है, सबसे बड़ा इशू है। लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी। बेटा बेटी में फर्क जो है वो कम करना पड़ेगा। और मैं तो ये कहूं खत्म कर दो बेटा बेटी में फर्क। लेकिन नहीं भाई, देश है हमारा, सरनेम से चलता है। किससे चलता है? सरनेम से, के बाप का सरनेम लगेगा। मेरे को पूछते हैं क्या नाम है सर आपका, मैं कहूँ किरण कुमार। आगे क्या लगाते हो? मैं कुछ नहीं लगाता। बहुत है तो। बेटियां मेरी, एक तन्वी है, एक याना है, स्कूल में यही नाम है। इनसे भी पूछा जाता है इनके सरनेम, मैं कहा कुछ भी नहीं है। क्या सरनेम से जिंदगी चलेगी क्या? नहीं चलेगी बेटा। बाप का सरनेम, माँ का सरनेम, ये वो, लड़की लड़का, बर्बाद हो गए पूरा देश यहाँ चक्कर में। तुम लोग बेटा थोड़े सुधर जाना। यो कौन सुधर रहे हो, इन नहीं मसीना हो। और फिर कुछ एक अन्य उपायों का जिक्र जो है वो हम करेंगे। तो पहली बात तो आर्थिक जो विकास की वृद्धि की गति बढ़ानी थी वो जरूरी है। जब गति बढ़ेगी ना तो खेतों में, कारखानों में और अन्य उद्यमों में रोजगार बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे बेटा? बढ़ेंगे रोजगार। रोजगार बढ़ेंगे तो क्या आएगा जेब में? पूंजी आएगी। पूंजी आएगी तो ऐश करेंगे। ऐश करेंगे तो क्या होगा? राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो क्या होगा? देश की इकोनॉमी ऊपर आएगी और हम गरीबों से निकल के अमीरों की श्रेणी में आ जाएंगे। दूसरी बात है आय की असमानता को दूर करना। असमानता को दूर करने का एक ही तरीका हो सकता है, जो गरीब व्यक्ति है ना उनके विकास के लिए सबसे ज्यादा काम किए जाएं। उनकी बेसिक जो नीड्स हैं उनको पूरा किया जाए, क्योंकि पेट भरेड़ो रहेगा ना बेटा जल्दी कोई कमाओगे, भूखे आदमी है काम को नहीं हुआ। तो उनके लिए जो है विभिन्न प्रकार के उत्पादन के जो है साधन यूज किए जा सक, मतलब उनको काम में लगाया जा सकता है। उत्पादन कुछ ऐसा हो कि मजदूरी पदार्थ जो है उनके उत्पादन ज्यादा हो, ताकि वो, फिर कुछ बेसिक नीड्स हैं, मेडिकल की सुविधाएं जो हैं उनको निशुल्क दी जा सकती हैं। जैसे हमारी राजस्थान सरकार जो है इस तरह की सुविधाएं प्रदान कर रही है। फिर अगला बिंदु आता है जनसंख्या वृद्धि दर का कमी करना। तो इसके बारे में ज्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं है। अन्य उपाय क्या हो सकते हैं? अन्य उपायों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जिक्र करेंगे बहुत फास्टली। कृषि का विकास। कृषि को जो है पुराने परंपरागत तरीकों से हटा के जो है हम नई टेक्नोलॉजी के आधार पे काम करें। कहने का मतलब उत्पादन बढ़ाएंगे बेटा। उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगी तो लोग इसमें रोजगार में ज्यादा लगेंगे, और रोजगार में ज्यादा लगेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था का विकास होगा। दूसरा हो सकता है कीमत स्तर में स्थिरता लाना। कीमत स्तर, मुद्रास्फीति जो है ना वो बढ़ रही है, उसमें स्टेबिलिटी लाना, उसमें स्थिरता लाना, ताकि महंगाई नहीं बढ़ेगी तो जो इनकम बढ़ेगी ना वो हमारे जेब में ज्यादा आएगी और हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ेगा। बेरोजगारी के उन्मूलन की बात हो सकती है कि बेरोजगारी अगर खत्म हो जाएगी, सब लोगों के पास रोजगार हो जाएगा। कहने का मतलब जो आदमी काम करने लायक है और काम करने का इच्छुक है उसको मिल जाए बेटा क्या? काम। और काम मिल गया तो मजे करेगा वो। और एक है उत्पादन तकनीक में परिवर्तन। उत्पादन की जो टेक्नोलॉजी है उसमें चेंज करना पड़ेगा। पुराने ढर्रे को छोड़ के नई टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा। और नई टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे ना तो उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगी, और उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगी ना तो जेब में आएगा पैसा, और जेब में पैसा आएगा ना तो हम रहेंगे नहीं क्या? गरीब नहीं रहेंगे। समझे? पिछड़े जो क्षेत्र हैं उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, और श्रम रोजगार के लिए अवसर जो है वो तलाश करने पड़ेंगे। अब कौन कौन से उपाय जो है वो सरकारों ने किए, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। सरकारों ने जो उपाय किए वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी सरकार जो है पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई। क्या चलाई बेटा? योजनाएं चलाई। क्या चलाई? योजनाएं चलाई। क्या चलाई? योजनाएं चलाई। क्या चलाई? योजनाएं चलाई। विभिन्न प्रकार की सरकार की जो योजनाएं हैं ना उन योजनाओं का देखेंगे। सबसे पहली है SJGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना।
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये योजना जो है वो 1 अप्रैल 1999, 1 अप्रैल 1999 को चालू की गई। बेटा याद रख लेना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 से चालू की गई। और ये योजना गांव में रहने वाले, ग्राम स्वरोजगार है ना, इन लोगों को जो है वो स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जाए और ग्रामीण लोगों की गरीबी दूर करने का प्रयास किया गया। और 1 अप्रैल 1999 में जो स्थापित की गई, और कुछ एक योजनाओं को पहले से इसमें मिला दिया गया। इससे पहले जो योजनाएं चल रही थी ना बेटा, उनको भी इसके अंदर मिला दिया गया। कौन कौन सी चल रही थी? एक तो चल रही थी IRDP, IRDP जिसका हिंदी नाम है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। याद रखना बेटा, मतलब आपसे पूछ लिया कि IRDP को जो है ना किस में मिला के नई योजना चालू की गई, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। या यूं पूछ ले, स्वर्ण ग्राम जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कौन कौन सी योजनाओं का विलय हो गया था? IRDP, समन्वित का मतलब इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड एक साथ मिलाया हुआ, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट और प्रोग्राम, IRDP को मिलाया। और साथ में एक योजना को और मिलाया, उसका नाम था स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम। मैं इसको मिटा के लिख दूं यहां पे, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंदर एक तो IRDP मिलाई गई और दूसरी स्वरोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये भी योजना थी, ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम। ट्राइसेम कहते हैं इसको बेटा, क्या कहते हैं शॉर्ट में? TRYSEM। IRDP और ट्राइसेम यानी ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये जो है ना एम्प्लॉयमेंट में EM ले लिया, केवल ई नहीं लिया, इसलिए ट्राइसेम किया गया। क्या है? ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम। 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है वह चालू हुई और अंक में 2 योजना मिलाई। और ग्राम स्वरोजगार योजना है तो ग्रामीण लोगों के लिए था, ये किसके लिए था? गांवों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए योजना चलाई गई। इस योजना की मुख्य विशेषता जो है ना वो स्वरोजगार है। सीधी सी बात है, स्वरोजगार का मतलब छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित करना, छोटे छोटे उद्यमों की स्थापना करना। और इनमें व्यक्तिगत रूप से कुछ स्थापित किए गए, कुछ लोगों को व्यक्तिगत दिए गए। कभी गुमटी बना के दे दी एक आदमी को, खोखा बना के छोटा छोटा लकड़ी का लोह का खोखा बना दिया, रूम का मैं आदमी जो है ना आपको छोटा मोटा धंधो, चाय की दुकान खोल ले या कोई छोटा मोटा और कुछ सामान जो है बेच ले। उसमें जो है सरकारें सहायता करती हैं, सरकारें क्या करती हैं? सहायता करती हैं। और या फिर स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ना, वो नाम सुना होगा ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। यानी 20-30 आदमियों का ग्रुप बना दिया और उन ग्रुप के माध्यम से जो है उनको सहायता प्रदान कर दी, उनको लोनिंग प्रदान कर ली, और वो सारे मिलके काम करेंगे अपना, सारे मिलके कोई दरी पट्टी बना रहे हैं, कोई गलीचे बना रहे हैं, कोई साबुन बना रहे हैं, कोई तेल का कुछ कहीं कुछ पैकिंग कर रहे हैं, कसीदेकारी का काम कर रहे हैं, और कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं। तो ये जो है इसके अंदर विशेषता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। और इसमें एक बात और याद रखना, एक डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है इसमें जो है ना, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की मिली जुली जो है योजना है। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो 75% धनराशि देती है बेटा। कितने परसेंट? 75% धनराशि तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और बाकी बची हुई 25% धनराशि जो है वो कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट देती है, राज्य सरकार देती है। और इस योजना की प्रगति का मूल्यांकन जो है वो बैंकों द्वारा, जो लोन देंगे ना वो बैंक जो है इसके प्रगति का मूल्यांकन करेंगे बेटा, याद होगी।
1 अप्रैल 1999 में 2 योजना इसमें हुई, IRDP और ट्राइसेम। 2 प्रकार से की जा सकती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से या व्यक्तिगत। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का मिला जुला स्वरूप है। 75% पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है हेल्प का, और 25% पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। पहली योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, गांव के लोगों के लिए, गांव के गरीब लोगों के लिए। इज इट क्लियर? क्लियर है तो बोले यस सर। मैं सुन रहा हूं, बोले। अब दूसरी योजना जो आ रही है वो आ रही है हमारी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, SGRY स्मॉल शॉर्ट में लिखते हैं इसको। इस योजना का स्टार्ट हुआ 1 सितंबर व अप्रैल में हुई, और या सितंबर में हुई 2001 में। याद रखना बेटा, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 1 सितंबर 2001 में हुई, और उसमें IRDP और ट्राइसेम मिले थे। इसमें जो है ना 2 योजनाएं, एक तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इसको मिला दिया गया पहले से जो चल रही थी, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ग्राम समृद्धि योजना को मिला दिया गया, और दूसरी योजना को मिलाया गया रोजगार आश्वासन योजना। रोजगार आश्वासन योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंदर 1 सितंबर 2001 से स्टार्ट हुई, और 2 योजनाओं को इसमें मिलाया गया, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और रोजगार आश्वासन योजना को इसके अंदर मिलाया गया। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि सरप्लस जो बेरोजगार हैं, सरप्लस जो श्रमिक हैं, उनको काम पे लगाया जाए और आधारिक संरचना पे विशेष फोकस किया जाए। बस इतना ही इसके बारे में। तीसरा जो योजना थी हमारी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की फिक्स डेट मुझे याद नहीं है। ये योजना सन 2001 नहीं भाई, 2001 में स्टार्ट को नहीं, या 2000 में स्टार्ट हुई थी। 2000 में स्टार्ट हुई थी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, 2000 में स्टार्ट हुई थी, और इसमें 5 क्षेत्रों पर विशेष काम करने पर फोकस किया गया। कौन से? स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। इन 5 सेक्टर्स पे स्वास्थ्य पे ध्यान दिया गया, प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान दिया गया, प्राथमिक शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, प्राथमिक शिक्षा पर, पेयजल पर, पीने के पानी पर, आवास योजना पर, और सड़कों पर। ये सारे इंपॉर्टेंट थे। यानी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में स्वास्थ्य पे ध्यान दिया गया, प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान दिया गया, पीने के पानी पे ध्यान दिया गया, रहने के मकान पे ध्यान दिया गया, और सड़कों पे ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवास और सड़क, ये 5 पे विशेष फोकस किया गया। और इस योजना के अंतर्गत कुछ योजनाएं जो शामिल थी, क्योंकि सड़क पर काम करना था, इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का विलय किया गया इसमें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का विलय इसमें किया गया। और आवास की बात करें तो एक योजना जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। प्रधानमंत्री, लिख नहीं रहा हूं मैं यहां पे, याद लिख लेना आप। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। और एक इसमें जो योजना शामिल की गई, प्रधानमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना। इन 3 योजनाओं को इसके अंदर जो है वो शामिल की गई। किसमें? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में। 2000 में ये स्टार्ट हुई थी, और ये उस टाइम पे थी जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, आई थिंक, और कंफर्म कर लेना। अब अगली जो योजना आती है वो आती है JPRGY, जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना। जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना। जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना, इस योजना का उद्देश्य, बहुत ज्यादा डिटेल्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बुक्स में भी नहीं है। इस योजना का उद्देश्य जो है ना, बहुत पिछड़े जिले जो हैं, बहुत पिछड़े जिले हैं, उनमें
विकास की योजनाएं लागू करना, ये था। बस इतना सा ही है आपके, ज्यादा कुछ डिटेल्स इसमें अवेलेबल नहीं है। इसको JPRGY। अगली जो इंपॉर्टेंट योजना है वो है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना नाम से पता है कहां पे काम होगा, शहरों में, शहरी बेरोजगारों के लिए है। और इसका स्टार्ट हुआ 1 दिसंबर 1997 से। 1 दिसंबर 1997 से ये स्टार्ट हुआ शहरी बेरोजगारों को। और इसके अंतर्गत कुछ योजनाएं जो है वो शामिल की गई, जिसमें एक योजना थी नेहरू रोजगार योजना। नेहरू रोजगार योजना। और एक प्रधानमंत्री समन्वित शहरी निर्धनता उन्मूलन प्रोग्राम। प्रधानमंत्री समन्वित शहरी निर्धनता उन्मूलन प्रोग्राम। इन दोनों को जो है इसके अंदर शामिल किया गया। और दो योजना इसमें और शामिल की गई, शहरी स्वरोजगार योजना। लिख लो बेटा, शहरी स्वरोजगार योजना। कहने का मतलब शहर वाली योजना शहर वाली में मिला दी, शहरी स्वरोजगार योजना इसके अंदर मिला दी। और शहरी वेतन रोजगार कार्यक्रम, यानी शहर की योजनाएं थी वो सारी इसमें मिला दी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, शहरी स्वरोजगार योजना और शहरी वेतन रोजगार योजना। और इस योजना का भी जो है ना 75% सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है और 25% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट खर्च करती है। जो अनुपात है वो 75-25 का है। अगली जो रोजगार योजना है वो है, जस्ट ए मिनट, अगली जो योजना है आपकी प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जब मैं 9th में था ना तब ये स्टार्ट हुई थी, 1993 में, 1993 में। ये योजना शिक्षित बेरोजगार युवा जो हैं शहर के या ग्रामीण के, उनको जो है वो रोजगार देने के लिए उपलब्ध करवाई गई थी। और इसमें अपना उद्योग स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और अन्य काम के लिए, अन्य क्रियाकलाप के लिए 2 लाख रुपए का प्रावधान इस योजना में किया गया। एक योजना जो है वो लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए की गई। और लघु और कुटीर उद्योग में इसमें 6 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने की बात थी। कुछ एक कार्यक्रम और चल रहे हैं योजनाओं से रिलेटेड ही। एक है न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम ये 5वीं योजना में लागू किया गया था। कौन सी योजना में लागू किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसको लागू किया गया था। निर्धन लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए यह कार्यक्रम चला गया। इसके अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया, प्रौढ़ शिक्षा पर, प्रौढ़ शिक्षा सुना होगा ना, कुछ बड़े लोगों को आपने देखा होगा, कैंप वगैरह चलते थे, बड़े बुजुर्गों को भी जो पढ़ाया जाता था। ग्रामीण स्वास्थ्य की बात आई, ग्रामीण जलापूर्ति की बात आई, गांव की सड़कों की बात आई, गांव में लाइट उपलब्ध करवाने की बात आई, गांव में मकानों की बात आई, शहर की जो तंग बस्तियां हैं, कंजेस्टेड इलाका जो है, उनमें जो है सुधार की बात आई। और निर्धन लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए विशेष प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने की बात आई। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है, 20 सूत्री कार्यक्रम। ये बड़ा, बीसू का इस तरह से कई जगह आपको अखबारों में लिखा हुआ मिलेगा। 20 सूत्री कार्यक्रम, यानी 20 पॉइंट्स प्रोग्राम का नाम इसको दिया गया। और 1982 से स्टार्ट किया गया था। कब से स्टार्ट किया गया बेटा?
82 से स्टार्ट हुआ 20 सूत्री कार्यक्रम, और 20 सूत्री कार्यक्रम में कौन कौन से 20 बिंदुओं पर बात आएगी, इसको मैं लिखूंगा सारा, और आप कॉपी लेके लिखते जाएं। एक पहला बिंदु था सिंचाई क्षमता में वृद्धि। सिंचाई क्षमता में वृद्धि, पहला बिंदु सिंचाई का आया। दूसरा बिंदु आया सिंचाई होगी तो दाल होंगी, दालों और तिलहन के उत्पादन में वृद्धि। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि, दाल तो जानो ही, और तिलहन मतलब वो अनाज जिससे तेल निकलता है। तीसरा है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का विस्तार। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का विस्तार करना, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का विस्तार करना। चौथा बिंदु है भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण। भूमि की अधिकतम सीमा, जोत का आकार निर्धारण करने की बात आई ना, वो भी 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत की गई। अगला बिंदु लिख लीजिएगा बेटा, जो किसान लोग हैं और जो कृषि मजदूर हैं उनकी न्यूनतम मजदूरी, कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी लिख लीजिएगा। बंधुआ मजदूर जो है उनको आवास उपलब्ध करवाने की बात आई, उनका पुनर्वास करवाया जाए। और फिर एससी एसटी के जो कुछ विकास कार्यक्रम है उन पे विशेष फोकस किया जाए। अगला जो पॉइंट है वो है आपका, गांव में पीने का साफ पानी, बड़ी समस्या है ये, हमको बहुत इजी लगती है लेकिन ये बड़ी समस्या है कि पीने का पानी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। खुले कुओं का पानी पीते हैं। पानी की जांच टाइम पे नहीं हो पा रही है। हमारे पानी में कौन कौन से तत्व जरूरी हैं वो हैं कि नहीं है, और जो हमें जरूरत नहीं है वो एक्सेस है कि नहीं है। दुनिया भर का फ्लोराइड है और सॉलिड उसमें जो है कुछ घुले हुए होंगे, जैसे दुनिया के भर की मात्रा में जो है कैल्शियम वगैरह घुला हुआ, उसकी जरूरत नहीं है। तो पीने के साफ पानी की व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की व्यवस्था करना, गंदी बस्तियों के सुधार की बात आई, बिजली के विकास की बात आई, वनों की बात आई, गोबर गैस का विकास आया। गोबर गैस प्लांट वगैरह जो है वो काफी टाइम पे स्थापित किए गए थे, आजकल बहुत कम है। परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग की बात आई। ये मुद्दे चलते हैं ना कभी जनसंख्या वृद्धि वाले, तो वहां पे ये बड़ा कारगर होता है। परिवार नियोजन की बात, आपके आस पड़ोस में जो है इन चीजों का काफी प्रचार भी होता होगा। आपके जो एएनएम बहन जी हैं वो भी कई बार आपको बताती होंगी। आपके हॉस्पिटल में भी जो है कई बार इसके होर्डिंग्स वगैरह लगे हुए होंगे, और काफी सारा विकास इसमें एडवर्टाइजमेंट जो है वो होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना भी 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए, महिलाओं और बच्चों के विकास कार्यक्रम, आंगनवाड़ी वगैरह जो था इनका भी जो है वो 20 सूत्री कार्यक्रम में था। 6 से 14 साल आरटीई की बात करें या और कोई इनकी बात करें, इनके प्राथमिक शिक्षा देने की बात है 6 से 14 साल के बच्चों का, वो भी हमारे 20 का में था। और फिर जो है हमारे ये आपने देखा होगा उचित मूल्य की दुकानें हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है उसका विकास, सरल औद्योगिक नीति की बात आई, काले धन की रोकथाम की बात आई, और सार्वजनिक उद्योगों का कुशल प्रबंधन। सार्वजनिक उद्योगों का कुशल प्रबंधन जो है वो इसके अंतर्गत किया गया। समझ में आ रही बात? अगली योजना है टावरो, जिसको आप सामान्यतः नरेगा योजना कहते हैं, बाद में इसका नाम बदल के एमजी नरेगा कर दिया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, ये जो है 2006 से प्रारंभ की गई।
कानून बन गया था बेटा 2005 में, साइन वाइन हो गया, इंप्लीमेंट कर दो 2006 में। और स्टार्टिंग में राजस्थान, सॉरी, देश के 200 जिलों में कार्यक्रम ये स्टार्ट किया गया। 200 जिलों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई थी। और धीरे धीरे बाद में जो है इसको देश के सारे जिलों को शामिल कर लिया गया। और एक बहुत लेटेस्ट योजना है, मुद्रा योजना का नाम सुना होगा आपने। ये वर्तमान जो प्रधानमंत्री जी हैं इन्हीं के कार्यकाल की योजना है। अप्रैल 2015 में स्टार्ट हुई थी। अब मुद्रा योजना कब प्रारंभ हुई? अप्रैल 2015 में। मुद्रा योजना, मुद्रा योजना का मतलब माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक, रीफाइनेंस एजेंसी, ये आपकी मुद्रा है। इससे रिलेटेड जो है बैंक की स्थापना, मुद्रा बैंक की स्थापना की गई। मुद्रा का पूरा नाम ये हो गया, आगे बैंक और है। अप्रैल 2015 में मोदी जी कार्यकाल में ही ये योजना प्रारंभ हुई। इसका ये है कि कोई भी सूक्ष्म उद्योग जो है, माइक्रो जो एंटरप्राइजेस है, वो लोन का हकदार है। और कितना प्रति यूनिट जो है? 10 लाख रुपए लोन का हकदार है बेटा। एक माइक्रो एंटरप्राइजेस जो है वो इसके अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है। ये मुद्रा योजना है, ये लेटेस्ट है, इसलिए इससे प्रश्न संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। और अब निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम का मूल्यांकन हम करें तो कुछ बातें हम इंपोर्टेंट करेंगे कि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं उनमें कमी आई है, यानी बीपीएल के लोगों में कमी आई है ऐसे कार्यक्रम चलने के बाद। उनकी जो आय है उसमें वृद्धि हुई है, उनके पोषण स्तर में वृद्धि हुई है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि ये तो चलो पॉजिटिव बात थी कि भाई इनमें ये कमी आई है। लेकिन क्या हम ये मान सकते हैं कि गरीबी पूरी तरह से खत्म हो गई, हमारी समस्याएं सारी पूरी तरह से खत्म हो गई? और खत्म नहीं हुई हैं तो क्या कारण है? एक तो इनकी कार्यविधि जो है वो काफी जटिल रही। इनकी कार्यविधि जो है वो काफी जटिल रही। और प्रशासनिक और इनका जो इंप्लीमेंट करने वाले जो लोग थे ना, वो प्रभावपूर्ण ढंग से काम नहीं कर पाए। उनकी प्रोग्रेस देखने का कोई ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम ढंग से बना नहीं। और बड़ी कड़वी बात है कि इस कार्यक्रम को इंप्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं उन्होंने गरीबों पर ध्यान दिया कम, और पैसे वालों पर ध्यान दिया ज्यादा। दूरस्थ क्षेत्र और निर्धन ग्रामीण जो बहुत इंटीरियर में रहते थे उनकी बिल्कुल अवहेलना कर दी गई, उनको कोई ध्यान ही नहीं दिया गया कि बेचारा बहुत अंदर जो है ढानियों में रह रहे हैं, उन पे कोई विशेष फोकस नहीं किया गया। जिन संस्थाओं को, छोटी संस्थाओं को लोन की जरूरत थी उनको लोन मिला नहीं, और बड़े लोगों को लोन मिल गया। गांव के जो पावरफुल लोग हैं, शाख वाले लोग हैं, अप्रोच वाले लोग हैं, जिनके बड़े लोगों से पकड़ है, वो तो अपने काम करवा लेते हैं। लेकिन गांव के गरीब आदमी का सही तरीके से काम नहीं होता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम जो है वो सरकार की योजनाएं बड़ी अच्छी थी, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो सही तरीके से नहीं हुआ। अब एक जो है निर्धनता पर तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट की बात आती है, इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने पढ़ा नहीं इसको, फिर भी बताऊंगा। निर्धनता पर तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट अभी मेरे सामने आई है। तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट, डट जा रहा है ये, इनने चू चू कराई मैंने। तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट बेटा 2009 में आई। 2009 में आई, और इस कमेटी के अध्यक्ष थे सुरेश तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर मत कर देना, सुरेश तेंदुलकर इस कमेटी के अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। और ये कमेटी गठित की गई किस लिए? कि योजना आयोग ने जो निर्धनता की परिभाषा दी ना,
योजना आयोग जो पहले हम कुछ 2400 समथिंग बात कर रहे थे, योजना आयोग ने निर्धनता रेखा का थोड़ा सा अलग दिया था, हमारा जिक्र नहीं आया बीच में योजना आयोग के संदर्भ में, सामान्य जरूर आया था। योजना आयोग ने ये कहा था कि 2400 कैलोरी कहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्र में, और 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र में। ये जो है वो आंकड़ा था योजना आयोग के अनुसार कि इससे नीचे गरीब लोग जो है वो रहते हैं। इसको 1973-74 में जो है इसको परिभाषित किया गया था। योजना आयोग का जो आधार था, इस कैलोरी को जो है वो परिभाषित किया गया था 2400 कैलोरी। याद रखना ज्यादा कहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्रों में कठिन परिश्रम करते हैं ना, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा, शहरी क्षेत्र में कम। लेकिन तेंदुलकर रिपोर्ट ने जो है ना वो इसको थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया कि उन्होंने ये कहा कि केवल जो है ना ये कैलोरी जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो लोगों का जो पैसा कमा रहे हैं प्रति माह वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उस पैसे को इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। और किस तरह से चेंज कर दिया, वो चेंज कर दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले 356 रुपए प्रति माह का जो खर्चा था, 356 रुपए निर्वाह के लिए जो आदमी कमा रहा था उसको माना जा रहा था, उसको चेंज करके इन्होंने कर दिया 447। और शहरी क्षेत्रों में 539 रुपए से बढ़ाकर 579 रुपए कर दिया। 356 वाला जो था उसको बढ़ा के 447 कर दिया, और शहरी क्षेत्र का 539 जो था उसको 579 कर दिया। और एक चीज इसमें और याद रख लेना, एक अवधि जो 2004-5 को इन्होंने ये कहा गया कि यूनिफॉर्म रिकॉल अवधि कहा गया इसको, यूनिफॉर्म रिकॉल अवधि, यूनिफॉर्म रिकॉल अवधि। इस यूनिफॉर्म रिकॉल अवधि जो है ना, इसके आधार पर भारत में जो है ना 37.2% जनसंख्या, वहां पे आपका 21.9 था ना, इस यूनिफॉर्म रिकॉल अवधि के अनुसार तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट क्या कहती है, देश की 37.2% जनसंख्या जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। तो ये बात आ गई बेटा आपकी इस चैप्टर की पूरी, इस चैप्टर को पूरा हमने कर दिया। अब जो है ना कुछ एक प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न में पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख है, कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख है। पहला सापेक्ष निर्धनता, दूसरा ऑप्शन जो है वो है निरपेक्ष निर्धनता, तीसरा ऑप्शन जो है वो दोनों, और चौथा ऑप्शन है झूठ बोलने सारा ही इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है कि भारत में ये भी है और ये भी है। दूसरा प्रश्न है, निर्धनता का अर्थ है, तो एक तो पहला ऑप्शन है इसमें, मैं लिख नहीं रहा हूं, जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्ति नहीं होना, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम नीड्स जो है ना उनकी प्राप्ति नहीं होना। दूसरा, दूसरे की तुलना में सापेक्ष निर्धन, विदेशों की तुलना में हम कर रहे थे ना। तीसरा, निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोग, तो तीनों ही हुए ना उपरोक्त सभी। निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाता है, निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाता है किसके आधार पर, आय के रूप में किया जाता है बेटा, उपभोग के रूप में किया जाता है, कैलोरी वगैरह की बात आई ना। और जब उपभोग की बात आती है तो व्यय के रूप में भी किया जाता है, यानी सारे ऑप्शन सही है। अब जो व्यक्ति निरंतर निर्धन और गैर निर्धन, जो व्यक्ति निरंतर निर्धन और गैर निर्धन इनके बीच में आता है, उसको क्या कहा गया। ऑप्शन ए सापेक्ष निर्धन, ऑप्शन बी निर्धनता रेखा, ऑप्शन सी निरपेक्ष निर्धन, या ऑप्शन डी अल्पकालिक निर्धन। ऑप्शन डी अल्पकालिक निर्धन। तो ये अल्पकालिक निर्धन जो है ना इन दोनों के बीच में आता है। एक बिंदु, अगला प्रश्न है, एक बिंदु जो किसी क्षेत्र के लोगों को निर्धन और गैर निर्धन में विभाजित करता है, एक बिंदु जो किसी क्षेत्र के लोगों को निर्धन और गैर, भाई यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, इससे ऊपर वाले तो जो है ना वो गैर निर्धन है और इससे नीचे वाले है ना वो निर्धन है।
तो उस बिंदु को या उस रेखा को क्या कहा गया? पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा। भारत में निर्धनता के निम्न में से कौन से कारण है? ये पहला ऑप्शन दे रखा, समृद्धि की दर निम्न होना, बिल्कुल है। मुद्रास्फीति, बिल्कुल है। भूमि की सॉरी पूंजी की अपर्याप्तता, बिल्कुल है, सारे ही है। ग्रामीण निर्धन के अंतर्गत कौन लोग आते हैं? केवल भूमिहीन श्रमिक आते हैं? केवल तो नहीं आते। केवल सीमांत किसान आते हैं? आते तो हैं, लेकिन केवल यही नहीं आते। केवल जोतदार यानी किसान लोग जो हैं सारे ही आते हैं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का आरंभ कब हुआ? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का आरंभ कब हुआ? आप सोच लेना। और महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत कितने दिन का काम दिया जाता है? 100 दिन का, 500 दिन का, 700 दिन का, 1000 दिन का? तो आप सोच लेना, 100 दिन का। उत्तर मैंने थोड़े बताया, नहीं बताया, आप सोच लेना। मिलते हैं। गर्मी में पढ़ाए बेटा, देखो पंखों भी कौन चाल रहे हो, है ना, हिम्मत है मेरे में। किन्ने तो पढ़िया ने तो कुट्टू मोटावरो, देख लियो। बाय। बाय बोल दीजिए।